मैं डॉक्टर गैब्रियल फ्रांस से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय शिमला। हमारा जो विषय था वो था भारत शासन अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें हमने इसका परिचय कर लिया था, प्रस्तावना कर ली थी। इससे पहले हमने देखा था मॉन्टेक्यू डिक्लेरेशन या मॉन्टेक्यू की घोषणा 20 अगस्त 1917, जिसके आधार पर 1919 का अधिनियम पारित किया गया। 1919 के अधिनियम के आज हम जो करेंगे वो है लक्षण या विशेषताएं। 1919 के अधिनियम की लक्षण या विशेषताएं, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो सबसे पहला लक्षण क्या था? प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन। प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन। 1919 के अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता या लक्षण यह था कि प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतीय शासन दो भागों में विभाजित किया गया था। प्रांतीय शासन दो भागों में विभाजित किया गया था। पहला था रक्षित विषय, रिजर्व सब्जेक्ट्स, और दूसरा था हस्तांतरित विषय, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। रक्षित विषय, रिजर्व सब्जेक्ट्स और हस्तांतरित विषय, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, दो भागों में विभाजित किया गया था। रक्षित विषय जो थे वो पहले की तरह ही गवर्नर के प्रति उत्तरदायी कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के अधीन थे। गवर्नर के प्रति उत्तरदायी जो कार्यकारिणी सदस्य थे उनके अधीन थे। जो कार्यकारिणी सदस्य थे गवर्नर के प्रति उनके अधीन थे, और इन पर व्यवस्थापिका का कोई नियंत्रण नहीं था। किसी प्रकार का भी व्यवस्थापिका का नियंत्रण नहीं था। लेकिन हस्तांतरित विषय लोकप्रिय मंत्रियों को सौंप दिए गए थे। हस्तांतरित जो विषय थे वो लोकप्रिय मंत्रियों को दे दिए गए थे, सौंप दिए गए थे, जो व्यवस्थापिका के निर्वाचित बहुमत में से चुने जाते थे। जो व्यवस्थापिका के निर्वाचित बहुमत में से चुने जाते थे और उनके प्रति ही उत्तरदायी होते थे। प्रांतीय शासन को दो भागों में विभाजित कर लेने की इस व्यवस्था को, जो दो भागों में विभाजित कर दिया प्रांतीय शासन को, उसकी इस व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था का नाम दिया गया। द्वैध शासन व्यवस्था, दोहरी व्यवस्था, क्योंकि प्रांतीय शासन को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। एक था रक्षित विषय, दूसरा था हस्तांतरित विषय। रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, इसलिए इस व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था का नाम दिया गया। तो पहला पॉइंट था प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन। आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी 1919 के अधिनियम में। दूसरा आता है प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों को संयुक्त करना। प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों को संयुक्त करना। इस अधिनियम के तहत 1919 के अधिनियम के तहत यद्यपि रक्षित विषय या रक्षित क्षेत्र का प्रशासन गवर्नर के अधीन रखा गया था। रक्षित क्षेत्र जो था या रक्षित विषय जो थे वो गवर्नर के अधीन थे, लेकिन प्रांतों में कार्यकारिणी परिषदों में भी भारतीयों की सदस्य संख्या पहले से बढ़ा दी गई थी। कार्यकारिणी सदस्यों में भी भारतीयों की संख्या क्या कर दी थी? पहले से बढ़ा दी गई थी। मद्रास, मुंबई और बंगाल की सरकारों के रक्षित भाग में 4 सदस्यों में से 2 सदस्य भारतीय सदस्य लेने की व्यवस्था थी। मतलब मद्रास, बम्बई और बंगाल, इनमें 4 सदस्य लिए जाते थे, जिसमें 2 सदस्य भारतीय सदस्य लेने की व्यवस्था की गई थी। 4 में से 2 सदस्य भारतीय होंगे, व्यवस्था की गई थी। शेष 6 प्रांतों में, शेष जो 6 प्रांत थे उसमें जहाँ कार्यकारिणी परिषद
को रक्षित भाग के लिए, जहां कार्यकारिणी परिषद को रक्षित भाग के लिए केवल 2 सदस्य होने थे, रक्षित भाग के लिए केवल 2 सदस्य होने थे, उसमें भी एक भारतीय रखा गया था, उसमें भी एक भारतीय को रखा गया था। इन सदस्यों की नियुक्ति, अब इन सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इन सदस्यों की नियुक्ति भारत मंत्री की सिफारिश पर, भारत मंत्री की सिफारिश पर ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी। भारत मंत्री की सिफारिश होती थी और ब्रिटिश सम्राट द्वारा इन सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी। ये था दूसरा पॉइंट, प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों को संयुक्त करना। अब प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद जो थी उसमें भारतीयों को संयुक्त किया गया, भारतीयों को भाग दिया गया, भारतीयों को सदस्य बनाया गया। तीसरा है प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन, प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन। 1919 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन किया गया। प्रांतीय विधान परिषद जो थे उनका पुनर्गठन किया गया, उन्हें दोबारा गठन किया गया, उनका दोबारा गठन किया गया। उनकी संख्या में वृद्धि करते हुए, संख्या में वृद्धि की, संख्या में वृद्धि करते हुए बड़े प्रांतों की परिषदों में अधिक से अधिक, बड़े प्रांतों की परिषद में अधिक से अधिक 140, अधिक से अधिक 140 और छोटे प्रांतों में कम से कम 60 सदस्य 60 सदस्य रखने की व्यवस्था की गई थी। तो बड़े प्रांतों में कितनी हो गई? 140 और छोटे प्रांतों में 60 सदस्य रखने की व्यवस्था की गई। इन सदस्यों में से कम, ये जो सदस्य थे 140 और 60, इन सदस्यों में से कम 80% सदस्य निर्वाचित होने आवश्यक थे। 80% सदस्यों का निर्वाचन होना आवश्यक था, निर्वाचित होने आवश्यक थे। सरकारी सदस्यों की संख्या 20% से अधिक नहीं हो सकती थी। सरकारी सदस्य जो थे उनकी संख्या 20% से अधिक नहीं हो सकती थी और शेष 10% गैर सरकारी सदस्य थे। तो सरकारी सदस्यों की संख्या क्या थी? 20% से अधिक नहीं थी और गैर सरकारी सदस्य 10% थे। गैर सरकारी 10% सदस्य होते थे जिन्हें गवर्नर मनोनीत करता था, जो गवर्नर के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। इस प्रकार विधानसभाओं का स्वरूप अधिक लोकतंत्रात्मक बनाया गया। विधानसभाओं का स्वरूप क्या हुआ? अधिक लोकतंत्रात्मक बना दिया गया, अधिक लोकतंत्रात्मक कर दिया गया। उसमें निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रखा गया, जो सदस्य निर्वाचित होते थे उनका बहुमत रखा गया और उसके अधिकारों में वृद्धि की गई, अधिकारों में भी वृद्धि की गई। तो ये था तीसरा पॉइंट, प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन किया गया। बड़े प्रांतों में 140 सदस्य और छोटे प्रांतों में 60 सदस्य रखने की व्यवस्था की गई। इनमें से कम 80% सदस्यों का निर्वाचन जरूरी था, आवश्यक था, जिनमें से सरकारी सदस्यों की संख्या 20% रखी गई और गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 10% रखी गई। इस प्रकार इसे अधिक लोकतंत्रात्मक बनाया गया। ये था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आता है केंद्र में अनुत्तरदायी शासन। केंद्र में अनुत्तरदायी शासन 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में तो आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी गई थी, आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी गई थी, लेकिन केंद्रीय शासन जो था उसको पहले की भांति ही केंद्रीय विधानमंडल के प्रभाव से मुक्त अर्थात अनुत्तरदायी रखा गया था। केंद्रीय विधानमंडल के प्रभाव से मुक्त अर्थात अनुत्तरदायी रखा गया था। यद्यपि व्यवस्थापिका सभा शासन को प्रभावित कर सके, इस उद्देश्य से
कैसे प्रभावित करेगी? इस उद्देश्य से व्यवस्थापिका सभा का विस्तार कर दिया गया था। व्यवस्थापिका सभा का विस्तार कर दिया गया था और उसके अधिकारों में भी वृद्धि कर दी गई थी। उसके अधिकारों में भी वृद्धि कर दी गई थी। लेकिन इसके साथ ही गवर्नर जनरल को कुछ ऐसे विशेष अधिकार प्रदान किए गए थे। गवर्नर जनरल को कुछ ऐसे विशेष अधिकार प्रदान किए गए थे जिनका प्रयोग वह व्यवस्थापिका की सहमति के बिना कर सकता था। उसको व्यवस्थापिका की सहमति की आवश्यकता नहीं थी। व्यवस्थापिका सभा में विस्तार तो किया गया, लेकिन गवर्नर को कुछ ऐसे विशेष अधिकार दे दिए गए, गवर्नर जनरल को कुछ ऐसे विशेष अधिकार दे दिए गए जिसका प्रयोग वह व्यवस्थापिका की सहमति के बिना भी कर सकता था। उसको आवश्यकता नहीं थी व्यवस्थापिका की सहमति लेने। इसलिए केंद्र में अनुत्तरदायी शासन था। केंद्र में, प्रांतों में तो आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई, लेकिन केंद्र में अनुत्तरदायी शासन बना रहा। नेक्स्ट 5वां पॉइंट आता है, केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों की नियुक्ति। केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों की नियुक्ति हो गई थी। केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों की नियुक्ति। यद्यपि 1919 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को पहले की तरह ही निरंकुश, स्वेच्छाचारी तथा शक्तिशाली बना रहने दिया गया था। क्या था गवर्नर जनरल? निरंकुश, स्वेच्छाचारी और शक्तिशाली बना रहने दिया गया था। लेकिन केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में कुछ सुधार अवश्य किए गए थे। केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में कुछ सुधार किए गए थे नए नियमों के अनुसार। कौन कौन से सुधार थे? नए नियमों के अनुसार पहला पॉइंट, कार्यकारिणी पर पूर्व निर्धारित संख्या संबंधी प्रतिबंध हटा दिया गया था। कार्यकारिणी पर पूर्व निर्धारित, जो पहले निर्धारित था, संख्या संबंधी प्रतिबंध हटा दिया गया था। पहला पॉइंट हटा दिया गया था। दूसरा, भारतीय उच्च न्यायालय के उन वकीलों को जिन्हें कार्य करते हुए 10 वर्ष हो चुके थे, मतलब उनका 10 वर्ष का अनुभव था, कार्य करते हुए 10 वर्ष हो चुके थे, परिषद का लॉ मेंबर होने के योग्य ठहराया गया। परिषद का लॉ मेंबर होने के योग्य उनको ठहराया गया। जिनका कार्य 10 वर्ष का हो गया था, उन्हें लॉ मेंबर होने के लिए योग्य ठहराया गया। उसमें सर तेज बहादुर सप्रू पहले भारतीय लॉ सदस्य हुए। एक लाइन का क्वेश्चन है, सर तेज बहादुर सप्रू पहले भारतीय लॉ सदस्य हुए। सबसे पहले भारतीय लॉ सदस्य कौन थे? सर तेज बहादुर सप्रू। तीसरा पॉइंट था, कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई। कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या क्या कर दी? 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई। लेकिन व्यवहार में जिन व्यक्तियों को कार्यकारिणी परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया था, वो जनता के प्रतिनिधि ना होकर सरकार के जी हुजूर वाले थे। जनता के प्रतिनिधि ना होकर सरकार के जी हुजूर यस मैन थे। और कार्यकारिणी परिषद के भारतीय सदस्यों को कम महत्वपूर्ण विभाग दिए गए थे। महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिए गए थे, जो कम महत्वपूर्ण विभाग थे वो दिए गए थे। इसलिए सुधार का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। ये था 5वां पॉइंट, केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों की नियुक्ति की गई थी। अधिक भारतीयों की नियुक्ति केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में की गई थी। ऐसे वकील जिनको 10 वर्ष हो चुके थे सेवा करते हुए,
उन्हें लॉ सदस्य बनाया गया था, लॉ मेंबर बनाया गया था, जिसमें सर तेज बहादुर सप्रू पहले भारतीय लॉ सदस्य बने थे। ये थे 5 पॉइंट। छठा पॉइंट हम कल करेंगे।